स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। उत्तराखंड में देखिए मौसम से जुड़ी सबसे पहली ये खबर आप जानिए, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि मौसम कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खराब है और आज और कल के लिए 4 जिलों में भारी से भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि ये अपने फोन ऑन रखें। और ये आपको बताते हैं कि चमोली में बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो रही है। तस्वीर आपको दिखाएंगे कर्णप्रयाग की, जहां के नज़दीक सिवाई गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। चल रहा है। बरसाती नाला उफान पर है। आसपास के लोग देखिए किस तरह से परेशान, और गांव के पैदल रास्ते पे ये पानी दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग नाले की चपेट में आने की वजह से नुकसान इसको हो चुका है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कर्णप्रयाग के सिवाई में उफान पर ये नाला, और देखिए नाला उफान पर आने की वजह से जो साथ में सड़क लग रखी है जिससे रोज़ की आवाजाही करते हैं लोग, वो किस तरह से बाधित हो रखी है। सड़क का काफ़ी हिस्सा बताया जा रहा है जो कि नुकसान खा चुका है इस नाले के पानी के बढ़ने की वजह से। चमोली में लगातार देर रात से बारिश जारी है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, नंदप्रयाग और उमटा के पास में हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से चारधाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री परेशान हैं और फंस गए हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने बड़ी मुश्किल के बाद हाईवे को खोल भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों को देख के ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर तबाही देखी जा रही है। सबसे बड़ा खामियाजा चारधाम यात्रा पर निकले हुए लोगों को कितना पड़ रहा है। कई जगहों पर चारधाम यात्रा जो है वो बाधित हुई है। उधर उत्तरकाशी में 29 जून को बादल फटने से भारी तबाही हुई। भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे 8 दिन के बाद भी अब तक नहीं खुल पाया है। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। हाईवे से लाइव बैंड के पास वॉश आउट रोड तक खोल दिया गया। ओजरी में हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 8 दिन के बाद भी नहीं खुल पाया। 8 दिन से मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे बंद है। अब इसी की वजह से 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क 7 दिनों से कटा हुआ है। आज 8वां दिन है। देखिए यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास करीब 24 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण 5 दिन के भीतर पूरा करके आवाजाही शुरू करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में बादल फटने वाले स्थान ओजरी और स्याना चट्टी का हवाई निरीक्षण करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके हवाई निरीक्षण की। रविवार की तस्वीरें हैं, यानी कि कल सीएम धामी यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। यमुना घाटी के पास में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे किया गया। हेलीकॉप्टर से सीएम धामी ने यमुनोत्री हाईवे का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थितियों को भी देखा। उधर मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में विकसित भारत 2047
पूर्व सैनिकों के साथ संवाद में भाग लिया। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर सरकार सख्त है, लेकिन जन सहयोग और कानूनी जागरूकता भी जरूरी है। और अब आपको बताएं कि आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, जहां पर कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और मंत्रियों के साथ मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जानकारी आपको दे देते हैं कि 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और आइए बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। देखिए, एक ऐसा समय था जब ब्रिक्स में भारत को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, भारत की बात को गंभीरता से भी नहीं सुना जाता था। लेकिन साल 2014 के बाद से ब्रिक्स की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में भारत को लेकर बनी धारणा को बदलकर रख डाला और दुनिया के सामने एक नई छवि पेश की। पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कभी ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी माने जाने वाला भारत आज इस समूह का सबसे तेज चमकता सितारा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ अपनी छवि को बदला बल्कि ब्रिक्स की दिशा में और एजेंडे भी तय किए। साल 2013 में भारत की स्थिति ब्रिक्स में बेहद कमजोर मानी जाती थी। कमजोर अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और गिरती निवेशकों की भरोसेमंदी ने भारत को फ्रैजिल 5 देशों की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। यहां तक कि भारत की जगह इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने की चर्चा तक हुई थी। जीडीपी सिर्फ 5.5% पर थी, जबकि चीन, ब्राजील और रूस कहीं आगे थे। महंगाई दर 9.3% तक पहुंच गई थी। औद्योगिक विकास सिर्फ 2% पर रुका था। फिर आया नेतृत्व में बदलाव। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनकी सक्रिय भागीदारी ने भारत को एक निष्क्रिय सदस्य से एक नीतिगत अगुवा में बदल दिया। आज 2025 में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी ग्रोथ 6.5% के साथ टॉप पर। औद्योगिक विकास भी अब चीन से आगे निकल चुका है। भारत ने ब्रिक्स में नई पहल शुरू की, जैसे ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी प्रेरणा आधार, यूपीआई और कोविन से मिली। भारत ने आतंकवाद विरोधी एजेंडा, डिजिटल गवर्नेंस, वैश्विक संस्थाओं में सुधार को ब्रिक्स के केंद्र में लाया। ब्रिक्स में भारत की भूमिका ने पूरे संगठन की दिशा ही बदल दी, विशेष रूप से नवाचार और नेतृत्व में। चाहे बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की बात हो या ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की, भारत अब सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि नीति निर्धारक की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भविष्य में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की तैयारी के बीच में बीजेपी ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, पार्टी अब बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक योग्य महिला नेताओं की खोज में जुट गई है। भाजपा संगठन में महिला नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। पहली बार मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खास बात यह है कि मंडल कार्यकारिणी में कई जगह पर पहली बार महामंत्री पद पर भी महिलाओं की तैनाती की गई है। अब जिला और प्रदेश स्तर पर भी महिला महामंत्रियों की नियुक्ति की तैयारी है।
इसके लिए योग्य और सक्रिय महिलाओं की पहचान की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मातृशक्ति के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। हमने कितने दायित्व मातृशक्ति हमारे पदाधिकारी बनते हैं, प्रदेश स्तर पर बनेंगे, जिला स्तर पर बनेंगे, कार्यकारिणी में भी 33% बहनों का प्रावधान है, जिसको हम पूर्ण करेंगे और वही हमारी टीम बनती है। अब महिलाएं किसी भी जो आगे तक बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बड़ी संख्या में मातृशक्ति इसकी दावेदारी होंगी। देखिए, जहां हमने जनप्रतिनिधित्व में मातृशक्ति को पर्याप्त स्थान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकार थी जहां मातृशक्ति को 50% हमने आरक्षण दिया है और वो त्रिस्तरीय पंचायतों में अभी भी लागू है। इसी तरह से हम संगठन में भी बहनों को, मातृशक्ति को पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व हो। आधी आबादी हमारी है, संगठन में भी मातृशक्ति का बढ़ चढ़ करके उनकी सहभागिता रहे, इसका हमारा प्रयास रहता है। ये पहल सिर्फ संगठनात्मक भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में लोकसभा में महिला आरक्षण लागू होने के मद्देनजर पार्टी की रणनीतिक तैयारी का भी हिस्सा है। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी महिला वोटर्स के दम पर निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराती आई है, बीजेपी की इस पहल को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनंदा प्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कांवड़ से जुड़ी हुई, जिसमें कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्डों पर ढकने की तैयारी कर रहा है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, एहतियातन आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दे से छुपाकर चलाएगा। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो भी समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम बदलकर ढाबा, होटल चलाने वालों को लेकर चल रहे विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने कहा कि जैसे हमें हिंदू होने पर गर्व है, वैसे सभी मुसलमानों को भी अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू हैं और इसलिए नाम बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। सभी को अपना नाम उजागर करना चाहिए। नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा, तो नाम बताना चाहिए। किसी की मर्जी होगी, वो आपके यहाँ आकर के खाना खाएगा, आपके होटल में आएगा या नहीं आएगा उसको तय करने दो। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नाम छिपाना न तो मजहबी दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक और न ही धार्मिक दृष्टि से उचित है। और इस समय रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और अब तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन करके आगे बढ़े हैं। 13,37,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस समय चमोली से एक बड़ी खबर जानिए, जहां पर अभी तक बद्रीनाथ धाम में 11,25,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 5,558 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हर रोज 5,000 से अधिक बद्रीनाथ धाम यात्री पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 11,40,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 5,54,000 और गंगोत्री में 5,86,000 भक्तों ने दर्शन किया।
पिथौरागढ़ से खबर अगली, जहां पर लिपुलेख रोड खुलने के बाद मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था यहां से रवाना हो चुका है। तवाघाट के पास में यात्रा मार्ग लैंडस्लाइड के करीब यहाँ इस कारण करीब 6 घंटे तक ये रास्ता बंद रहा और इसी दौरान कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो हैं वो बेस कैंप धारचूला में ही मौजूद रहे। बॉर्डर रोड खुलने के बाद सभी यात्रियों को गूंजी के लिए रवाना होना पड़ा। पहला दल अब गूंजी पहुंच चुका है और पहले दल में 13 महिलाएं और कुल 45 यात्री हैं। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हुआ, लेकिन इस बार की यात्रा में बहुत बदलाव किए गए हैं। एकदम नए स्वरूप के साथ ये यात्रा शुरू की गई है। इस साल जहां यात्रियों की रत्ती भर भी पैदल सफर नहीं करने की बात सामने आई, तो वहीं चीन में भी भारतीय खाने का मजा तीर्थयात्री उठा सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भले ही हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हो, लेकिन ये इलाका पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। यही वजह है कि यहाँ जाने वाले भारतीय यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ता था, लेकिन इस बार यात्रियों के लिए काफी कुछ नया भी है। यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्री चाइना में भी भारतीय खाने का स्वाद ले सकेंगे। यात्रियों को भारतीय खाना मुहैया कराने के लिए हर दल के साथ 4 लोगों का कुकिंग स्टाफ भी जा रहा है। इस बार नई चीज़ ये है कि हमारे वहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर है जो कि पहले दिन से लास्ट डे तक रहेगा, और दूसरी तरफ हमारे 4 कुकिंग स्टाफ जाएंगे जो कि पहली बार कुकिंग स्टाफ साथ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। यात्रा के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख दर्रा पार करना होता है। ऐसे में कई यात्रियों को माउंटेन सिकनेस से भी जूझना पड़ता है, लेकिन अब पूरी यात्रा के दौरान एक डॉक्टर भी मौजूद रहेगा। यही नहीं, यात्रियों के लिए खाने की सामग्री भी भेजी जा रही है। ऐसे में तय है कि इस बार यात्री मैगी, मोमोज और चाउमीन के बजाय रोटी, सब्जी, दाल और चावल जैसे भारतीय पकवानों का मजा उठा सकेंगे। इस समय नाम आया, उससे पहले हमने वहाँ पे अपना घूमना शुरू कर दिया। रोज के हम 7, 8, 10 किलोमीटर रोज वॉक करना शुरू किया। इतना उत्साह था कि हम कहीं पे इसमें मेडिकल में नहीं रह जाएं, कहीं हमारे चलने में ऑक्सीजन की कमी है, हम उसमें कहीं रह नहीं जाएं। इस कारण से हमें यात्रा नहीं हमारी अधूरी रह जाए, इसकी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाना है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। कई बार अप्लाई किया और मौका मिला अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कामना करता हूँ कि जिस भी मनोरथ से सब लोग जा रहे हैं वो सब पूर्ण हो। इस बार मानसरोवर यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन मिली है। बावजूद इसके यात्रियों के लिए बीते सालों के मुकाबले कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की मदद से हो रही यात्रा को पूरा करने में हर दल को 22 दिन लगेंगे, लेकिन इस दौरान उनकी सुविधाओं का भी 100% ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई है, जिस पर आपको बता देते हैं कि बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है, जबकि उसका दूसरा साथी घायल हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो दिल दहलाने वाला है। देखिए आप यहाँ पर बाइक और कार की टक्कर में भीषण ये टक्कर। आगे बैठा शख्स जिसकी मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है, और पीछे बैठा शख्स गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून से समय की बड़ी खबर जानिए, जहां पर बुजुर्ग महिला पर डॉग के हमले का मामला सामने आया। डॉग के मालिक मोहम्मद जैद पर मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई शुरू की गई है। जैद के रॉट वाइटलर डॉग ने हमला किया है। डॉग के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। रॉटवाइलर ये डॉग जिसने देखिए इस महिला के ऊपर अटैक किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं, एक पहेली बन गए हैं।
पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अब जब कानूनी तौर पर इजाज़त मिली तो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं, जिससे एक और समस्या चुनाव बाद उठ खड़ी होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 जून से शुरू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख थी 5 जुलाई। आमतौर पर चुनावों में मारामारी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा उलट देखने को मिल रहा है। राज्य के 12 जिलों में 7,500 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें 55,000 से अधिक सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन नामांकन मात्र 28,000 लोगों ने ही कराया है। 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं, वो भी बिना उम्मीदवार के ही। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ऐसा पूर्व में भी होता आया है। देखिए, ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है। तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। पिछले चुनाव में भी जब से 96 से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हुई है तभी से अनिवार्यता हुई है। तो उस समय के रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कमोबेश लगभग यही स्थिति पिछले चुनाव में रही है। 96 में, 2002 में, 2008 में, 2014 में, 2019 में, और वही लगभग 2025 में स्थिति है। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि आगामी 6 माह के भीतर ये सभी रिक्त पद भर दी जाए। दरअसल ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो। अब जब ये कोरम पूरा ही नहीं हो पा रहा तो भले ही 31 जुलाई को चुनावी नतीजे आ जाएं, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। एक ग्राम पंचायत या किसी भी सदन को गठित होने के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 पदों पर नामांकन होकर के उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ग्राम पंचायतें गठित करने के लिए दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और होता क्या है कि गांव में प्रधान के पद के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होने के कारण नामांकन के अंतिम दिन तक भी उस पर गांव में बैठकें और फैसले होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्य पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यानी चुनाव तो पहले ही देरी से हुए और अब पंचायत गठन में भी कम से कम 1 महीने की देरी और तय मानी जा रही है। प्रधान जी भी प्रधानी की शपथ नहीं ले पाएंगे जब तक नए सदस्य फिर से चुनकर न आ जाएं। ये है पंचायत चुनाव की असली पहेली, जिसमें जनप्रतिनिधि हो या जनता, दोनों ही उलझकर रह गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार देखिए 11 बजे की 11 खबरें। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।